इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन। साथ साथ कॉपी में लिखते भी चलो ना, समझ आएगा तभी। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आज हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम क्या, यही सबसे बड़ा और मेन यूनिट है जो आपको करना है। इसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस बना रहा हूं, पढ़ना कैसे रहेगा ताकि आपको पता रहे। पहले आप पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये सबसे पहले आप पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जब आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ देंगे तो आप पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड डेरिवेशन। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी का कंसेप्ट। उसके बाद इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। जैसे मैं बना रहा हूं साथ साथ लिखते चलो, बहुत जरूरी है। प्रोपेंसिटी में दो पढ़ेंगे आप, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस। आप सिर्फ अभी लिखिए, है ना। इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे एडी एएस अप्रोच, दूसरा एसआई अप्रोच, और लास्ट आप पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई का कंसेप्ट। आपको इतना कंटेंट कवर करना है तब जाके आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट खत्म होगा। आप ये जितनी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी जो पढ़ेंगे, ये थ्योरीज दी है प्रोफेसर जॉन कीन्स ने, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत समझ के पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, मतलब एक पैसे की भी गड़बड़ नहीं करना इसमें, ठीक है। साथ साथ पूरा लिखते चलना, ठीक है, मतलब बिल्कुल इसमें वो नहीं होना चाहिए। आप एक बार ये ना इतना नोटिंग कर देंगे तो बताओ ना, इतना नोटिंग हो गया क्या? ये नोटेड हो गया तो बताओ यस सर, तो मैं आगे बढ़ूं। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यही बेस है, ये आएगा तो सारी चीजें तुम लोग को आएगी। तो जैसा कि मैंने बोला, आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल टॉपिक में बार बार रिपीट कर रहा हूं, फोकस बनाए रखना अपना। वी विल स्टार्ट विथ एग्रीगेट डिमांड, एक एक चीज सिखा दे रहा हूं, सीख लो अच्छे से। एग्रीगेट डिमांड का बेटा मतलब क्या होता है आप समझ लो। जैसे आप बोलते हो आप डिमांड कर रहे हो ना, तो बेसिकली डिमांड का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना। तो अगर आप एग्रीगेट डिमांड कहते हैं तो इसको शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं एडी के सिंबल से, एडी। जब आप एडी या एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एडी रिफर्स टू सम टोटल of goods and services which all sectors of economy are
रेडी टू बाय इन अ ईयर, एक साल में इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं वो जितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं वो एग्रीगेट डिमांड बनाती है। जैसे कि हम लोग भाई बिना कंज्यूम करे तो रह नहीं सकते ना, हमारे पास अगर पैसा है, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी कोई ना कोई चीज खरीदती रहती है, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। बिजनेसमैन को भी बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो डिमांड तो लगभग सभी लोग कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which all sector of economy are ready to buy in a year। एक साल में इकोनॉमी में 4 सेक्टर जैसे आप जानते होते हैं, वो जितना सामान खरीदने को तैयार है वो एग्रीगेट डिमांड बनाता है, वो बनाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये एकदम अच्छे से ध्यान रखना, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको आप दूसरे फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हो कि एडी इज रिप्रेजेंटेड, एग्रीगेट डिमांड बोल रहा हूं ना, एडी इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप साथ साथ लिखते चलिए बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जितना टोटल खर्चा हो रहा है उसे ही एग्रीगेट डिमांड बोलते हो। हमेशा याद रखना बच्चों, जब आप डिमांड करते हो तब आप कुछ खरीद रहे होते हो, और जब आप खरीद रहे होते हो तो इसमें आपका पैसा आता नहीं, पैसा जाता है, पैसा खर्चा होता है। तो एडी को या एग्रीगेट डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इकोनॉमी में जितना खर्चा हो रहा है उससे। अब आप बताइए, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, आप ये बताइए, हाँ या ना? आपको एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझ आया? हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जितना सामान देश भर में खरीद रहे हैं, वह एग्रीगेट डिमांड बनाता है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश के टोटल एक्सपेंडिचर से। हमारे देश में टोटल जितना खर्चा हो रहा है वही एग्रीगेट डिमांड है। पहले बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं है, हाँ या ना? फटाफट बोलो, आपको ये क्लियर है कि नहीं? दिव्या, ईशा, पुलकित, सौम्या, विजय, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया एग्रीगेट डिमांड का? एग्रीगेट डिमांड मतलब इकोनॉमी में जितने सेक्टर्स हैं, जितना सामान खरीदना चाह रहे हैं वो बनाता है एग्रीगेट डिमांड बनाता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से, हमारी इकोनॉमी में टोटल जितना खर्चा हो रहा है। ठीक, अब आगे जो मैं बोलूंगा मेरी बात को समझना। अब जब हम खर्चे की बात कर रहे हैं तो खर्चा कर कौन रहा है, तो क्या कंपोनेंट होंगे, कैसे एग्रीगेट डिमांड बनती है? तो हमारे देश की जो एग्रीगेट डिमांड है, हमारे देश में जो एग्रीगेट डिमांड है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमने बोला सारे सेक्टर्स खर्चा कर रहे हैं ना, तो इसमें जैसे सबसे पहले जो खर्चा करते हैं वो हम लोग हैं, आम लोग हैं। हमारे खर्चे को बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको मैं सब चीजें समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर incurred by household, household expenditure incurred by household on buying goods and service, goods and service for consumption। जब कंजम्पशन करने के लिए हम जैसे लोग जिन्हें हाउस होल्ड कहा जाता है ये सामान खरीदते हैं तो इसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी सिंबल से, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी सिंबल से। आप लोग ने नेशनल इनकम में भी ना एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चा जो हम लोग हाउस होल्ड कर रहे हैं किसी सामान को खरीदने में। दूसरा कंपोनेंट इसका जो होता है बेटा, दूसरा कंपोनेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट, ये साथ साथ लिखते चलो ना आप लोग, सबका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर incurred by गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस। सामान खरीदने में जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी सिंबल से, इसे हम लोग डिनोट करते हैं जी सिंबल से। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से हो गए? एक कंपोनेंट आपका हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है जो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट कर रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? सी से। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट कर रहे थे जी से। अच्छा, उसका तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है आई सिंबल से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय फर्म्स। जो बिजनेसमैन होते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, खर्चा करते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और चौथा फैक्टर जो होता है, साथ साथ आप लिखते चलो, चौथा फैक्टर जो होता है वो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। नेट एक्सपोर्ट को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम के सिंबल से। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर, डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब एग्रीगेट डिमांड की आपने ऊपर क्या डेफिनेशन पढ़ी है? एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है, जो इकोनॉमी में जितने सेक्टर्स है वो डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड कर रहे हैं तो उनका खर्चा होगा। तो आप नेशनल इनकम में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो एक्सपेंडिचर मेथड का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यही चारों कंपोनेंट मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनता है। हमने क्या खर्चा किया? हमारा खर्चा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है सी। गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है जी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस जो पूरी दुनिया से हो रहा है। चार ही तो सेक्टर इकोनॉमी में होते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। चारों मिलकर जो इकोनॉमी में खर्चा कर रहे हैं वो देश की एग्रीगेट डिमांड बना रहा है। तो इस हिसाब से अगर बोला जाए तो आपके चार कंपोनेंट क्या क्या हुए एग्रीगेट डिमांड के? एग्रीगेट डिमांड के अगर बोला जाए तो चार कंपोनेंट क्या क्या हुए? तो एडी इज इक्वल टू पी एफ सीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। ये चारों चीजें जो होती है देश की एग्रीगेट डिमांड बनाती है। इसको शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? पीएफसीई को डिनोट करते हैं सी से, जीएफसीई को जी से, इन्वेस्टमेंट को आई से और नेट एक्सपोर्ट को एक्स माइनस एम से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम ये एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हाउएवर एज पर कीन्स, बच्चों जो प्रोफेसर कीन्स है जिनकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, उनका कहना ये है बेसिकली कि जब आप एग्रीगेट डिमांड निकालते हो तो आपको ये चारों कंपोनेंट को लेने की जरूरत नहीं होती है। आप केवल दो कंपोनेंट को लेकर ही एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करते हो। और वो दो कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से हैं। एक जो होता है वो होता है सी, सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको मैं कंजम्पशन बोलूंगा। और दूसरा होता है आई, आई जिसे मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा।
तो जब आप सिर्फ दो सेक्टर्स को कंसिडर करेंगे, कौन कौन से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और इन्वेस्टमेंट को, जब आप दो को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बनेगी। तो अब इससे देखो एग्जाम में क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ तुम लोग को क्या क्या आ सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर खरीदने को तैयार है। एग्रीगेट डिमांड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर से। एग्रीगेट डिमांड के मेन कंपोनेंट क्या है, तो हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सी से डिनोट होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो जी से डिनोट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट जो आई से डिनोट होता है, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है, ये एक्स माइनस एम से डिनोट होता है। तो चार कंपोनेंट यही होते हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। और इसको हम लोग कीन्स के हिसाब से जो अभी क्लास 12 इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो दो ही कंपोनेंट पढ़ते हैं, एक है सी और एक है आई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। आप बताओ इतना आपके पास नोटेड हो गया क्या, इतना आपने नोट कर दिया क्या, आप बताओ हाँ या ना। ये आप नोट करिए, साथ साथ चलिए। और ये बताओ अभी तक ये चारों समझ आया कि नहीं आया, कि और कुछ समझना है, ये बताओ। तो हमारे देश की डिमांड सिर्फ दो चीजों से बन रही है, एक हमारे जैसे लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं, और दूसरा बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोनों को मिलाने से हमारे देश की एग्रीगेट डिमांड बनती है। आप बताओ, आपके मन में कोई क्वेश्चन है क्या, आपको कोई सवाल है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आपको ये समझ आ गया कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये बताइए। तो ये सी प्लस आई का कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब अपने को इसी पे क्या फोकस करना है, आप कॉपी में जैसे एडी इतना कर दिया, एडी अपन कोशिश करते खत्म हो जाए हमारा। अब हम लोग आते हैं कंजम्पशन पे। दो कंपोनेंट को एक एक करके करेंगे, पहले कंजम्पशन पढ़ लेंगे फिर इन्वेस्टमेंट पढ़ लेंगे। आप याद रखना, कंजम्पशन रिफर्स टू, साथ साथ बराबर नोटिंग करते चलो बेटा, है ना, साथ साथ बराबर आप क्या करो, नोटिंग करते चलो। ऊपर का पूरा नोट हो गया ना, पहले तो ये बता दो यार, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई भी चीज तुम लोग से छूटनी नहीं चाहिए। हो गया, कंजम्पशन रिफर्स टू एक्सपेंडिचर incurred ऑन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस खरीदने में आपका जो खर्चा आया उसे हम बोलेंगे कंजम्पशन। आज भाई मुझे भूख लगी है, मैं जाऊंगा समोसा खरीद के लाऊंगा, तो खर्चा तो किया ना, दैट्स कंजम्पशन। तो कंजम्पशन की ये बेसिक मीनिंग आपको याद रखना है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजम्पशन। गुड्स एंड सर्विस खरीदने में आपने जो खर्चा किया वो कंजम्पशन किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे समझना होता है वो ये है कि कंजम्पशन consumption is the function of income। इसको आप इक्वेशन वाइज कुछ इस तरह से लिखते हैं कि C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कहने का मतलब बेसिकली ये होता है कि कंजम्पशन कंजम्पशन हैज a direct relationship, consumption has a direct relationship with income, that is more the income more the consumption। जितना ज्यादा इनकम होगी आदमी उतना ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो देखो कंजम्पशन मतलब वो खर्चा है जो आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में करते हैं। आपको याद रखना है कि कंजम्पशन जो इनकम का फंक्शन है, इनकम का फंक्शन होने का मतलब ये होता है बेसिकली कि जब आदमी के पास इनकम होगी तभी तो कंज्यूम करेगा। तो कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ, इनकम के साथ। मतलब ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा कंजम्पशन होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे।
छोटा सा टेबल बनाएंगे। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ करते जाओ बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं ये नालायकों को आधे जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, अभी प्री बोर्ड में देता हूँ क्वेश्चन, देखता हूँ कितने बना पाएंगे। कंजम्पशन स्केड्यूल, ठीक है। कंजम्पशन स्केड्यूल में आ जाता है आपका एक साइड में इनकम और दूसरे साइड में आ जाता है कंजम्पशन, ठीक है। और साथ में कर्व भी यहाँ पे बना देते हैं, आप लोग भी बना दो साथ साथ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। यहाँ मैं इनकम शो करता हूँ और यहाँ मैं कंजम्पशन शो करूंगा। ये मेरा पॉइंट 0 है। अब मेरी इनकम है जैसे 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये मेरी इनकम है। तो एक बात बताओ, अगर मेरा इनकम लेवल अभी 0 है, मैं 1 रुपए भी नहीं कमाता हूँ, तो मेरा कंजम्पशन कितना होना चाहिए? अगर मेरी इनकम 0 है तो मेरा कंजम्पशन कितना होना चाहिए, आप बताओ। अगर मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कमाता हूँ तो कुछ कंज्यूम करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो बोलो बोलो। अगर मेरी इनकम 0 है, मैं 1 रुपए भी नहीं कमाता हूँ, तो मेरा कंजम्पशन क्या होना चाहिए? बस यहीं पे गड़बड़ाता है मामला। दिव्या समझना बात को। अगर इंसान के पास 1 रुपए ना भी होना तो वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। उसको जिंदा रहना है, भले चोरी करके जाएगा, घर के जेवर बेच देगा, लेकिन खाना तो नहीं छोड़ेगा ना, कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। तो आप याद रखना, अगर आपकी इनकम नील भी है, 0 भी है, तब भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करोगे। जैसे मैं बोलता हूँ आप 60 यूनिट का कंजम्पशन करते हो। आपकी अगर इनकम 0 भी है तो भूखे नहीं मर जाओगे, कहीं से भी खाना लाओगे, चोरी करके जाओगे, घर बेच के जाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन खाना तो खाओगे ना। तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। ये तभी 0 होगा जब इंसान मर जाएगा। तो जब 0 लेवल ऑफ इनकम भी होगी तो भी इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। और 0 लेवल ऑफ इनकम पे आप जो ये कंजम्पशन करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन बहुत अच्छे से सीख लो इस बात। जब आपकी इनकम 0 होती है तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, और इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी बार के सिंबल से। तो ये जो एट 0 लेवल ऑफ इनकम आपकी कंजम्पशन 60 हो रही है ना, ये मैं अज्यूम लिया हूँ, आप 100 दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो आप 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंज्यूम करते हो। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो आप कंज्यूम करते हो उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आप जानते हो कि इनकम के साथ साथ आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो चलो, अब जैसे मान लो 60 से हो गया 120, 60 से हो गया ये 120, 120 से 180, 180 से 240, 240 से 300, 300 से 360। सर आप ये कैसे कर दिए? तो मैंने कुछ इस तरह से किया कि आप हमेशा याद रखना, जब आपका कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। क्योंकि आपकी देखो यहाँ पे इनकम भी क्या हो रही है, 100 से 200, 300, 400, 500 हो रही है ना, इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो आप हमेशा याद रखना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जितने का भी आप जंप दोगे, जैसे मैंने 60 से 120 कर दिया, तो आगे का कंजम्पशन 60 के गैप से आगे बढ़ेगा। सपोज करो यहाँ में अगर 100 दिख देता तो 60 और 40 में 40 का गैप है, तो आगे से कंजम्पशन क्या होता है, 40-40 के हिसाब से आगे बढ़ता है। तो याद रखना, जो आपका कंजम्पशन है वो राइज होता है एट कॉन्स्टेंट लेवल। एक इक्वल या कांस्टेंट लेवल पे एकदम बराबर आपका कंजम्पशन बढ़ता जाता है। 60 से 120, 120 से 180, 240, 300, 360। अब तुम बताओ, ये कंजम्पशन स्केड्यूल तुमको समझ आया कि एकदम गया सिर के ऊपर से? ये कंजम्पशन स्केड्यूल समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है कांस्टेंट रेट पे। 0 लेवल ऑफ इनकम भी हो, 1 रुपए नहीं भी कमा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ही करोगे। इसे हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं, तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनेगा कि आपकी इनकम जब 0 लेवल पे, मतलब आप कुछ नहीं कमा रहे हो, तो भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो। जैसे ये मेरा 60 का लेवल हो गया, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे हो।
तो ये जो है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ये आपका इनकम शो हो रही है यहाँ पे, और इधर से कंजम्पशन शो हो रहा है वाई एक्सिस पे। तो जब आपकी इनकम जीरो लेवल पे भी है तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इंसान भूखा नहीं मर सकता, वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा ही करेगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सी बार सिंबल से। अब आगे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, तुम कांस्टेंट लेवल पे ऊपर जा रहे हो, तो क्योंकि तुम कांस्टेंट लेवल पे ऊपर जा रहे हो, तो जो कंजम्पशन का कर्व है बहुत लीनियर बनता है, क्योंकि एक फ्लो में कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा है। ये कंजम्पशन कर्व है, इसे मैं सी से डिनोट करूंगा। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ठीक है। तो मेरा ए सी जो है कंजम्पशन कर्व हो गया। सर क्या करे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा भाई। जब तेरी इनकम जीरो लेवल पे, तब भी तू कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा है, तो जीरो से नहीं ओरिजिनेट होगा कंजम्पशन कर्व, ये ऊपर के किसी पॉइंट से होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी तुम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। अब उसके बाद क्या है, आपकी इनकम एकदम बराबर कांस्टेंट लेवल पे बढ़ रही है, 100 200 300 400 500, और कंजम्पशन भी कांस्टेंट लेवल पे आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमेशा ये लीनियर होता है, इस तरह से बनता है। तो ये मैंने आपको बना के दे दिया, आपका कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व बना के दे दिया। अब आप लोग भी चाहें तो इसको साथ साथ बना दें, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कंजम्पशन स्केड्यूल और कंजम्पशन कर्व, ठीक है, ये बना दो। बन जाए तो बताना यस सर हो गया, हमारा बन गया। कंजम्पशन का मतलब समझ जाओ, कंजम्पशन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा करते हो। कंजम्पशन इनकम का एक फंक्शन है, जितना इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, उसका ये स्केड्यूल है यार, उसका एक स्केड्यूल है। आपकी अगर इनकम जीरो भी है तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, इसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ये सी बार से स्टैंड करता है। फिर आपका जो कंजम्पशन होता है वो एकदम कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, जैसे 60 से 120 हुआ, फिर अगला 180 होगा, फिर 240 होगा, फिर 300 होगा, फिर 360 होगा। अब इससे आपको क्या क्या अजम्पशंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा इसे ऑब्जर्वेशन से क्या समझ आ रहा है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम द consumption, at zero level of income there will be certain amount of consumption। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी बार से, और इसका मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तीसरी बात, कंजम्पशन कर्व shall not originate from point जीरो। कंजम्पशन कर्व कभी जीरो पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं होगा, हमेशा उसके ऊपर से होगा, ठीक है। लास्ट, कंजम्पशन कर्व दैट इज ए सी, ए सी ये कंजम्पशन कर्व है, ए सी कंजम्पशन कर्व दैट इज ए सी shall move in a linear पोजीशन। लीनियर मतलब होता है स्लाइट टेढ़ी पोजीशन में ऊपर जाता है, बिकॉज, ये भी समझ लो क्यों, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। बस बात खत्म, ये हिसाब किताब है पूरा, ये कंजम्पशन का पूरा कंसेप्ट है। आप इसकी फोटो खींचना है फोटो खींच लो, आपको इसको नोट करना है नोट कर दो, और हो जाए तो मेरे को ही बताना कि सब नोट वोट हो गया हमारा।
गुड, एकदम परफेक्शन से आना चाहिए। तो देखो आपने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड के एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ दिया, कंजम्पशन के बारे में। अब यहाँ पे फटाक से हमारे पास अभी 8 मिनट है, अपन क्या करते हैं, जैसे कंजम्पशन हो गया, रोमन में 1 लिख देता हूँ, कंजम्पशन कंप्लीट कर दिए, तो नीचे अपन ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं फट से लिख के दे रहा हूँ, आप साथ साथ लिखो। इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू expenditure made by firms on buying assets। assets खरीदने के लिए जो फर्म्स खर्चा करती हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है बच्चों। जैसे आज भी आप बिजनेस चलाओगे, बिजनेस में आपको हैवी मशीन्स लगेगी, बड़ी बड़ी मशीन्स लगेगी, तो आपको मशीन से एसेट्स खरीदनी होगी, उस पर आप जो खर्चा करोगे वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। रोज एकदम अच्छे से सब कॉपी में लिखना और समझते हुए चलना, तो एकदम अच्छे समझ आ जाएगा यूनिट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय फर्म विथ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के साथ जब प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट करती हैं तो उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इनका क्या सिस्टम चलता है मैं आपको बताऊं, तो जितना ये कमाएंगे उतना ही ज्यादा ये क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इनको आगे बढ़ने की भूख होती है। तो इनका सिस्टम इतना ही चलता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बना रहा हूं मैं और यहाँ पे इनकम बना रहा हूं, तो इनका सिस्टम ये चलता है कि जितना ज्यादा इनकी इनकम बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ये इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मोर द इनकम, जितना कमाएंगे मोर द इन्वेस्टमेंट, उतना इन्वेस्ट करेंगे। इसे बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। मैं भी एक बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पास जितनी कमाई होगी उसको ज्यादा से ज्यादा लगा के पैसे को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ये कहलाता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट विथ वेलफेयर मोटिव। जो इन्वेस्टमेंट सरकार करती है वेलफेयर मोटिव के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है, गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, तो गवर्नमेंट का सीधा ऐसा हिसाब है, हमारे वेलफेयर के लिए तो काम करेगी करेगी। तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट की खास बात ये होती है कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी भी बढ़े, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बदलता नहीं हो, जितना करती है उतना ही करती आएगी। जैसे ये इनकम है और इधर मैं लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि गवर्नमेंट की इनकम कितना भी ग्रो हो, कितना भी आगे बढ़े, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है जिस पोजीशन पे वैसे ही रहेगा, जितना भी इनकम बढ़े गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो कर्व आपने बनाया है, ये बनाया किसका, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का। ये आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, बिजनेसमैन करता है, जितना इनकम कमाएगा उतना ज्यादा क्या करता जाएगा, खर्चा करता जाएगा, इन्वेस्ट करता जाएगा। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है वो कितना भी अर्न करे, उसने जितना बजट में खर्चा निकाल के रखा है वो उतना ही करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सब थ्योरी में पूछेगा। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट आर सेम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम, इनकम कितनी भी हो गवर्नमेंट कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करती है। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब आप बताओ, आपको ये ऑटोनॉमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? ऑटोनॉमस और इंड्यूस समझ आया कि गया सिर के ऊपर से, ये बोलो ईमानदारी से। एज पर कीन्स only autonomous consumption shall be considered।
कीन्स के हिसाब से सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हमें कंसिडर करना है। हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को नहीं, अरे यार मेरी गलती, वेरी सॉरी कंजम्पशन बोल दिया मैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट शैल बी कंसिडर्ड। कीन्स का कहना है कि आपको सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ही देखना है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट क्या जीरो इनकम भी होगी तो भी वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगी, 100 करोड़ होगा तो भी उतना ही करेगी। तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम ही रहता है। तो जब हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें कीन्स के हिसाब से सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को लेना है। तो आपका ये पूरा थ्योरी हो गई। ऊपर से देख लो एक बार एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड क्या है आपने पढ़ा, उसके 4 कंपोनेंट आपने पढ़े, ठीक है। ये पूरा आपके लिखा होना चाहिए। कीन्स के हिसाब से 2 ही कंपोनेंट होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हो जाता है हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन मैंने आपको पूरा समझा दिया, मीनिंग, कंजम्पशन का फंक्शन, कंजम्पशन का स्केड्यूल, कंजम्पशन का कर्व। फिर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया, मैंने 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट बताई, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। मेरे को ऐसा लगता है आपको समझ आ गया है। अब इसमें याद रखना, कीन्स ने बोला है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब मत रखो, सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लो। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया, ये बताओ हाँ या ना सभी लोगों को। जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो समझ आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे नीचे लिखो डिराइव्ड फॉर्मूला। डिराइव्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछ देता है, सिर्फ रटना है फॉर्मूला और कुछ नहीं। फॉर्मूला देखो क्या है, एडी जो होता है ना एग्रीगेट डिमांड, उसको हम 2 कंपोनेंट से बनाते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन को हम आगे और डिकोड करते हैं, इसका अल्टरनेट फॉर्मूला बनाते हैं, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ पे ये सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, आप लिख लो ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अरे यार, सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन में आता है ना भाई ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहाँ पे बी का मतलब होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, इसे हम लोग एमपीसी बोलते हैं। और वाई का मतलब इनकम है, वाई का मतलब इनकम है। और ये आई का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। ये भी फॉर्मूला लिख लो। तो अब एडी का याद रखना, एक फॉर्मूला ये है सी प्लस आई, और एक डिराइव्ड फॉर्मूला भी है एडी का, एडी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। याद रखना ये 2 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। थ्योरी में सिर्फ फॉर्मूला पूछ देगा, नोटेड हो जाए तो बताओ। कुछ नहीं समझ आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इसको लिखो क्योंकि ये चीज आगे समझ आएगी। आप ये नोट कर लो, आप ये नोट कर लो, ठीक है। हो जाए तो बताना। डन। तो आज इतना ही है, यहाँ पे हमने आज कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट खत्म किया। कल एग्रीगेट